अस्सलाम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेबिन। वेलकम टू माय चैनल रमीब्स एकेडमी। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 17.5 का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, इफ रिलेशन r इज इक्वल्स टू दिस, ये टेबलर फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, एज एन z यानी कि इंटीग्रल्स की फॉर्म में, ये जो x और y होंगे ये पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीग्रल्स की फॉर्म में। देन फाइंड रेंज इफ डोमेन इज दिस, देन और फाइंड डोमेन इफ रेंज इज दिस। तो ये जो x वाला हिस्सा है ये कहलाता है डोमेन। डिटेल में हम आगे क्वेश्चन नंबर 10 से बताएंगे कि डोमेन, रेंज और फंक्शन क्या होता है और कोडोमेन। फिलहाल अभी आप ये समझ लें कि x जो है वो डोमेन है, y जो है वो रेंज है। ठीक है, तो अब हमें क्या मालूम करनी है, रेंज मालूम करनी है, यानी कि y मालूम करना है। जबकि हमारे पास जो कंडीशन है वो ऑलरेडी y के लिए ही है, y इज इक्वल टू 2x + 5। तो नंबर 1 पार्ट हम कर रहे हैं जिसमें हम रेंज निकालेंगे। तो डोमेन हमारे पास क्या क्या है, डोमेन हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीग्रल्स की फॉर्म में दी हुई है, जो कि है -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 पहले -2 रखेंगे इस इक्वेशन के अंदर, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, और इस तरीके से हम y की वैल्यू निकालेंगे, मतलब रेंज निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं -2 रख रहा हूँ, तो y इज इक्वल्स टू 2 -2 + 5। तो ये -4 + 5 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, पहली वाली वैल्यू आ गई। फिर हम रखते हैं -1, तो ये आ गया हमारे पास -2 + 5 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, थर्ड हम रखते हैं y इज इक्वल्स टू 2 × 0 + 5, तो हमारे पास आ गया 5। ठीक है, उसके बाद हम रखते हैं 1, तो y इज इक्वल्स टू 2 × 1, 2 × 1 + 5, तो ये आ गया मेरे पास 8। ठीक है, ये वाली पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी, चौथी, और पांचवी मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू 2 × 2 + 5, तो ये आ गया मेरे पास 9। तो मेरे पास एक ये वैल्यू आ गई, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये। तो इसका मतलब मेरे पास रेंज क्या आ गई, रेंज आ गई मेरे पास 1, 3, 5, 8 और 9। ये आ गई मेरे पास आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, अब इसी तरीके से मुझे क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है। तो डोमेन के लिए क्या होगा, अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने तो मैं मिटा दूं। तो डोमेन के लिए क्या होगा, आपने खुद से करना है। सिर्फ क्या होगा कि यहाँ पर जो इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x + 5, ये मैंने रीअरेंज कर देनी है x के लिए। तो ये +5 है, इधर आके -5 इज इक्वल टू 2x, और x इज इक्वल टू y - 5/2 सही है। ठीक है, /2। तो अब यहाँ पर मुझे y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू क्या है, 11। तो पहले मैं 11 पुट करूंगा, 11 - 5/2। ठीक है, तो क्या आ गया, 11 - 5 6, 6/2 यानी कि 3। पहली वैल्यू आ गई 3। इस तरीके से आपने वैल्यूज पुट करनी है और यहाँ पर डोमेन निकालनी है। क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है। पहली डोमेन आ गई 3 और 4 बाकी आप खुद निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका क्वेश्चन नंबर 7 से सिमिलर है, बस क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सेट्स दिए हुए थे, यहाँ पर दिए हुए नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि x और y एलिमेंट्स हैं किसके, होल नंबर्स के। होल नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं। तो आपने डोमेन और रेंज निकालनी है। अब डोमेन और रेंज निकालनी है, लेकिन पहले आपको मिसाल के तौर पे डोमेन होल नंबर रख लो आप। ठीक है, डोमेन होल नंबर रख लो और रेंज निकाल लो। ठीक है, किस कंडीशन के मुताबिक, इस कंडीशन के मुताबिक। उसके बाद आप सेकंड कंडीशन में क्या करो, रेंज जो है वो होल नंबर रखो और फिर क्या निकाल लो, डोमेन निकाल लो। ठीक है, समझ आ रहा है। जैसे मैं ये वाला करके दिखाता हूँ, फिर ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास कंडीशन क्या है, 3x + y = 11। तो मैं डोमेन रख रहा हूँ होल नंबर्स, डोमेन इज इक्वल्स टू होल नंबर्स, और होल नंबर्स मैं सपोज कर रहा हूँ 1, 2, 3 बस। ठीक है, इतना ज्यादा पूरा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डोमेन 0, 1, 2, 3 रखा है। अब रेंज देखते हैं क्या आती है। अब रेंज क्या होती है, मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि y जो है वो रेंज होती है। तो 3x अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये रेंज के लिए फॉर्मूला बन जाएगा 11 - 3x। ठीक है, ये रेंज के लिए बन गया। अब मैं यहाँ पुट करूंगा 1 बाय 1 होल नंबर्स डोमेन के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रख रहा हूँ y इज इक्वल्स टू 11 - 3 × 0। ठीक है, 0 रख दिया, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 11 - 0 यानी कि 11। y की पहली वैल्यू आ गई मेरे पास 11। दूसरी वैल्यू रखता हूँ मैं 1, तो 11 - 3 × 1
इज इक्वल टू 11 माइनस 3 यानी कि 8। तो y की दूसरी वैल्यू आ गई मेरे पास 8। तीसरी वैल्यू मैं रखता हूँ y इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6, 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5। ये आ गई रेंज हमारे पास तीसरी। और चौथी मैं रख रहा हूँ 3, तो 3 इंटू 3 9, 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास आ गई चौथी। तो रेंज मेरे पास क्या आ गई, जब मैंने डोमेन होल नंबर रखा तो रेंज आ गई मेरे पास 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आ गया मेरे पास आंसर। इसी तरीके से आपने क्या करना है, बस यहाँ पर रेंज आ जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन जो है वो आपकी किसके लिए बन जाएगी, डोमेन के लिए, यानी कि x के लिए। तो x के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, जैसे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है ना, ये y उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3x 11 माइनस वाई, और ये 3x मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा 11 माइनस वाई अपॉन 3। ये आ जाएगी मेरे पास इक्वेशन, और इसके हिसाब से आपने वैल्यूज पुट करके आंसर निकालनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, ए फंक्शन a to b is a function given by this where a is equals to this, b is equals to natural number, then write its domain, codomain, range, also write the values of f of 2 and f of 4। अब यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन को मैं इसी सवाल के मुताबिक समझाता हूँ। ठीक है, वैसे फंक्शन के ऊपर मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं और फंक्शन समझ सकते हैं। लेकिन फिर मैं यहाँ पर भी जो है वो थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो मेरे पास सेट ए है, फंक्शन के अंदर जो है वो सेट्स को कुछ उस तरीके से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ए सेट जो है वो क्या है, 1 2 3 4, और सेट बी जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। तो मैं नेचुरल नंबर्स में यहाँ पर जो लिखे हैं उसी हिसाब से ही ले रहा हूँ, 5 6 7 8। ठीक है, अब ये कह रहे हैं राइट इट्स डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ऑल्सो राइट वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 4। अच्छा, अब जो फंक्शन होता है ना उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन ए टू बी, फंक्शन ए टू बी। अब ये कह रहे हैं कि इसकी डोमेन क्या होगी, तो जो फर्स्ट सेट होता है ना, फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं डोमेन। क्या कहलाते हैं, डोमेन। तो यानी कि ये जो 1 2 3 4 है ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, डोमेन। ठीक है, और इसके साथ जो सेट दिया हुआ होता है ये कहलाते हैं कोडोमेन। क्या कहलाते हैं, कोडोमेन। ठीक है, जबकि रेंज किसे कहते हैं, जब डोमेन कोडोमेन के साथ मिलके एक खास इमेज बनाते हैं। ठीक है, जब एक खास इमेज बनाते हैं, इस इमेज को हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं, रेंज। क्या बनाते हैं, एक इमेज बनाते हैं। ठीक है, और फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन हम उसको कहते हैं कि ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ सेट ए, ईच, दो कंडीशन है बस ये याद रखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक वैल्यू ऑफ सेट बी। यानी कि दो बातें हो गई यहाँ पर, एक ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ सेट ए, पहली बात। दूसरी बात, हैज अ यूनिक वैल्यू ऑफ सेट बी। यूनिक वैल्यू से मुराद ये है कि देयर इज नो रिपीटिशन, यानी कि फंक्शन के अंदर रिपीटिशन नहीं होना चाहिए दोबारा किसी भी बी वाली वैल्यू का। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट वाले एलिमेंट की, फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट्स का। ठीक है, रिपीटिशन। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी, अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी तो इस तरीके से जो भी फंक्शन लिखा होगा वो फंक्शन होगा, और अगर नहीं हो रही होंगी तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे सवाल में दिया जाएगा ये कंडीशन है, अब बताएं फंक्शन है या नहीं है। तो अगर ये दोनों वैल्यूज फुलफिल हो रही होंगी तो ये फंक्शन होगा, अगर नहीं हो रही होंगी तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, खैर इसमें तो इस तरीके का नहीं पूछा जा रहा है, ये ऑलरेडी बता रहे हैं कि भाई ये फंक्शन है। अब देखिए मैं बताता हूँ ये कैसे फंक्शन है। देखो, ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ सेट ए, यानी कि हर सेट ए की तमाम वैल्यू यूज हो रही है, यहाँ पर यूज हो रही है। देखिए सेट में 1 ये रहा, एक दफा यूज हो रहा है, 2 3 4, सारी की सारी यूज हो रही है। ठीक है, हैज अ यूनिक वैल्यू ऑफ सेट बी, और वो सारी की सारी यूनिक वैल्यू ऑफ सेट बी बना रही है, मतलब 5 6 7 8। देयर इज नो रिपीटिशन ऑफ सेट ए एलिमेंट्स विद सेट बी। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि इसकी डोमेन, रेंज और कोडोमेन कैसे निकालेंगे। तो इस सवाल से ही समझ में आ गया होगा, इस डायग्राम से, कि जो इसकी डोमेन होगी, जो इसकी डोमेन होगी वो क्या होगी, 1 2 3 4, और इसकी जो कोडोमेन है वो क्या होगा, नेचुरल नंबर्स। क्या होगा, नेचुरल नंबर्स। यहाँ तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, वैसे ही नेचुरल नंबर्स है ना, नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर 9 तक तो कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम 1 से लेकर
ऐसे 9 तक लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो रेंज है वो इसकी लास्ट वाले एलिमेंट यानी कि 5, 6, 7, 8 यूनिक वैल्यू तो इन्हीं के साथ बन रही है ना, तो इसलिए ये क्या है, इमेज इसके साथ बन रही है, रेंज, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं f(2) और f(4) निकालें, f(2) और f(4). तो ये f(2) का वैल्यू क्या है, 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे f(2) की वैल्यू जो आ रही है वो 6 है, और f(4) की वैल्यू क्या आ रही है, 8। तो ये हो गया आंसर, बस, ठीक है। अगर हमसे कहते हैं कि f(1) निकालें तो 5 आंसर आता, f(3) निकालें तो 7 आता, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड b इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, देन फाइंड वेदर द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम a टू b आर फंक्शन और नॉट, ऑल्सो फाइंड देयर टाइप्स, ठीक है। अगर ये फंक्शन है तो इनके टाइप्स भी बताने हैं। अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि पहले टाइप्स कौन कौन सी होती हैं फंक्शन की। तो फंक्शन की 3 किस्म की टाइप्स होती हैं, वैसे 5 होती हैं लेकिन अभी फिलहाल हम 3 पढ़ेंगे। नंबर 1 होती है इनटू फंक्शन, ठीक है। नंबर 2 होती है हमारे पास ऑन टू फंक्शन, और नंबर 3 होती है हमारे पास 1, 1 फंक्शन, 1, 1 फंक्शन, ठीक है। इनटू फंक्शन, अब इसको समझते हैं कि क्या होती है। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है फ्रॉम a टू b, ठीक है, अगर उसकी रेंज जो है वो सबसेट बन जाती है, क्या बन जाती है, सबसेट बन जाती है किसकी, कोडोमेन की, तो इसका मतलब वो क्या है, इनटू फंक्शन है। इसको डिटेल में जब हम ये पार्ट्स करेंगे ना तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये इसके टाइप्स होंगे ना तो ये समझ में आ जाएगा। फिलहाल क्या, कोडोमेन अगर जो है वो सबसेट आ रही है, और रेंज जो है वो सबसेट आ रही है कोडोमेन का, तो वो फंक्शन इनटू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन क्या है, अगर रेंज जो है वो इक्वल आ जाए कोडोमेन के, तो वो कहलाएगा ऑन टू फंक्शन, ठीक है। और जो 1, 1 फंक्शन होता है उसमें क्या होता है कि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ पेयर अप होता है, मतलब कोई भी जो है वो खाली ना रहे, एक से एक रिलेशन बना दे, जैसे 0, 2 के साथ 1, 4 के साथ 2, 6 के साथ 3, 8 के साथ 4, 10 के साथ। तो ऐसा जो होता है वो क्या होता है, 1, 1 फंक्शन होता है, जिसमें ईच एलिमेंट गिव्स डिफरेंट इमेज, गिव्स, ये शॉर्ट फॉर्म में डिफरेंट लिख रहा हूँ, डिफरेंट इमेज, ठीक है जी, समझ आ गई ये बात। अब ये चीज याद रखिएगा। अब हम ये देखते हैं, ये चीज याद रखिएगा प्लस फंक्शन की डेफिनेशन जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताई थी वो याद रखिएगा। अब ये रिलेशन 1 दे रहे हैं हमें, ये कह रहे हैं कि ये बताएं फंक्शन है या नहीं है। अब आप बताएं कि हमने जो पढ़ा था हमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी। पहली कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सही है, तो सारे के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए। नंबर 2 हैज अ यूनिक वैल्यू ऑफ बी, रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें तो देखो R1 में 0 तो इस्तेमाल हो रहा है सेट ए का, 1 भी इस्तेमाल हो रहा है, 2 भी इस्तेमाल हो रहा है, 3 भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन 4 इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो नंबर 1 हो गया हमारे पास, इट्स नॉट अ फंक्शन। अगर आप लोग रीजन लिखना चाहें तो रीजन भी लिख सकते हैं कि बिकॉज there is no use of every element of set A in this relation, ठीक है। अदरवाइज अगर नॉट फंक्शन लिखना चाहें वो भी सही है, ठीक है। यहाँ रीजन लिख दिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया। अब पार्ट 2 में हमें कह रहे हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं हम इन चीज़ों को देखते हुए कि R2 है मेरे पास 0, 10, 1, 8, उसके बाद 2, 6, 2, 4, 3, 4, अब आप लोग समझ तो गए होंगे, 4, 2। अब यहाँ क्या हो रही है, देखो रिपीटिशन हो रही है यहाँ पर। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक वैल्यू ऑफ सेट बी, पहले तो पहला वाला सारा इस्तेमाल हो रहा है, पहले सेट के सारे एलिमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन यूनिक वैल्यू नहीं बना रहे क्योंकि इसके अंदर 2 इस्तेमाल हो रहे हैं, 2, इसके अंदर 2 इस्तेमाल हो रहे हैं, 2। इसका मतलब पता है क्या है कि देखें, डोमेन नहीं होनी चाहिए अगर रेंज इस्तेमाल हो रही है ना डबल,
तो उसमें कोई इशू नहीं है। देखें इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक सन है, सही है, उसकी दो जो है वो मदर्स नहीं हो सकती, सगी वालदा जो है वो दो नहीं हो सकती, लेकिन एक माँ जो होती है उसके तो दो बेटे हो सकते हैं ना। तो इसका मतलब यहाँ पर ये सही है। इस एग्जाम्पल से आई होप कि समझ आ गया हो। तो यहाँ पर हम डोमेन को दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते, फिर वो फंक्शन नहीं रहेगा, तो ये नॉट फंक्शन। ठीक है, अब जरा मैं तीसरा चौथा पांचवा एक साथ लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। R3 है हमारे पास 0,2 1,4 2,6 3,8 4,8, ये हो गया 3। 4 है हमारे पास R4 इज इक्वल टू 0,2 1,2 2,2, उसके बाद 3,2 और 4,8। ठीक है, और पांचवा मैं यहाँ लिख देता हूँ R5 है मेरे पास 0,2, ठीक है, 1,4 2,6 3,8 4,10। अब R3 1 2 3 0 1 2 3 4 पहली कंडीशन सेटिस्फाई, दूसरी कोई भी यूनिक वैल्यू बना रहे हैं 2 4 6 8 8, सही है, ये 8 8 दोबारा आ गया, कोई मसला नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन है तो ये फंक्शन कौन सा है, मुझे इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। तो इसकी आप रेंज देख रहे हैं, क्या आ रही है रेंज, इसकी रेंज आ रही है 2 4 6 और 8। ये 8 दो दफा है लेकिन हम एक दफा करके लिखेंगे, कोई मसला नहीं है। अब देखेंगे जो रेंज आई है सबसेट है ना बी का, यानी कि कोडोमेन का, तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया, N2 फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन हो गया, N2 फंक्शन। ठीक है, नंबर 4 0 1 2 3 4 पहली प्रॉपर्टी इसकी सेटिस्फाई, दूसरी 2 2 2 2 8, कोई मसला नहीं है, सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब ये भी क्या है मेरे पास फंक्शन है। सारे आज के आज लेके जाएंगे भाई के यहाँ से। तो इसकी अब मैं रेंज निकालूंगा, फंक्शन तो है, अब रेंज निकालेंगे तो इसकी रेंज क्या आ रही है 2 और 8। देखें ये भी क्या है, सबसेट बन रहा है, इसका बी का सबसेट बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी कौन सा फंक्शन है, N2 फंक्शन है। ठीक है, समझ आ रही है। ठीक है, नंबर 5 देखें 0 10 1 8 2 6, सॉरी यहाँ पर आ गया R5 0 1 2 3 4 सारे के सारे इस्तेमाल हो रहे हैं, रेंज इसकी है, इसका मतलब ये फंक्शन हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं ये फंक्शन कौन सा है। अब आपको समझ में तो आ गया होगा ये 1 1 फंक्शन तो है, क्योंकि एक एक एलिमेंट इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है अगर कोई एलिमेंट तो कोई फंक्शन अगर 1 1 हो तो वो इनटू और ऑन टू नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है, तो हम ये देखेंगे। तो 1 1 तो है, ये हमें समझ आ गया। अब देखते हैं इसकी रेंज निकालते हैं। तो रेंज आ रही है इसकी 2 4 6 8 10, तो देखें ये क्या है, इक्वल है ना कोडोमेन के, तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। ऑलराइट, समझ आ गया। चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 1 फंक्शन और 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस और नाइदर ऑफ देम। अब ये 3 फंक्शन हमें दिए हुए, ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि इसमें से बताना है कि कौन कौन से 1 1 फंक्शन है या फिर 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है या कोई भी नहीं है। 1 1 फंक्शन और 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, अभी जब सवाल समझेंगे ना हम लोग तो फिर समझ में आ जाएगा कि क्या फर्क है, छोटा सा एक माइनर सा फर्क है। देखें फंक्शन की अगर डेफिनेशन आपको याद हो तो फंक्शन की डेफिनेशन थी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक वैल्यू ऑफ सेट बी। तो यहाँ पर देख लें ये क्या है, 1 1 फंक्शन है। अब सारे के सारे एलिमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं ना, एक मिनट तो जाने देते हैं पहले। तो सारे के सारे एलिमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, 1 1 फंक्शन है। ठीक है, सेकंड वाले के देखें अलग अलग बन रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन है। लेकिन 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है ये। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका एक एलिमेंट यहाँ पर लेफ्ट है ना, बच रहा है। अगर यहाँ पर 4 होते और चौथा भी इसके साथ मिल जाता तो वो फिर 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी होता, लेकिन अभी फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ 1 1 फंक्शन है। सेकंड पे आते हैं, तो सेकंड पे लिखा हुआ है 0 1 2 5 6 7। अब देखिए ये 1 1 फंक्शन है एज वेल एज 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन भी है, 1 1 फंक्शन एज वेल एज 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, 1 1 फंक्शन एज वेल एज 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है जी, समझ आ गया। थर्ड वन देखते हैं। तो 0 5 के साथ है, 1 6 के साथ है, लेकिन 2 भी 6 के साथ है। इसका मतलब ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि आपको याद है कि तीनों से एलिमेंट सेट एक तो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यूनिक वैल्यू होती है। अगर ये इसके साथ होता
तब जाके हमारे पास ये फंक्शन होता, लेकिन इसने दोबारा इसी के साथ इमेज बना लिया, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो इट्स नेदर वन वन फंक्शन, नेदर वन वन फंक्शन नॉर वन वन, अलग करके लिख देते हैं थोड़ा सा, और नॉर वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इफ P इज इक्वल टू ABC, Q इज इक्वल टू XYZ एंड R इज इक्वल टू PQRS, देन फाइंड। ये 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। नंबर 1 पार्ट हम देखते हैं, एक फंक्शन है f फ्रॉम P इनटू Q। अब यहाँ पर बता दिया है कि फंक्शन इनटू है, तो हमें उसके हिसाब से ड्रॉ करना है इनकी मदद से, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ कि फंक्शन है मेरे पास कौन सा, P इनटू Q। यहाँ पर हम लिख देते हैं इनटू, इनटू फंक्शन अगर आपको याद हो तो इनटू फंक्शन क्या होता है, जिसके अंदर जो को डोमेन होती है, ठीक है, वो रेंज का क्या हो, रेंज जो है उसकी सबसेट हो, रेंज जो है सबसेट हो किसकी, को डोमेन की, या को डोमेन भी कह सकता हूँ, या सेकंड वाला सेट भी कह सकता हूँ। जैसे अगर ये ए सेट है तो ये बी सेट जो है ना, इसका क्या हो, रेंज सबसेट हो। अब यहाँ पर पी और क्यू है, तो यहाँ पर मैं पी और क्यू ले लेता हूँ, इस तरीके से पी और क्यू, ठीक है। तो ये जो क्यू है इसकी सबसेट होनी चाहिए इसकी रेंज, इसकी रेंज। तो पहले तो मैं ड्रॉ करता हूँ कि फंक्शन लिखता हूँ कि क्या होगा। तो देखिए फंक्शन हमारे पास क्या होगा, P इंटू क्यू में सबसेट होनी चाहिए। तो P ये रहा, Q ये रहा। तो अगर मैं लिखूं AX BY, लेकिन देखिए मैं CZ नहीं लिख सकता यहाँ पर। अगर मैं CZ लिखूंगा तो इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज क्या हो जाएगी इस सिचुएशन में, X Y और Z। अगर ये रेंज हो जाएगी तो Q तो ऑलरेडी XYZ है, तो ये तो इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये तो ऑन टू फंक्शन हो गया, है ना। तो इसका मतलब मुझे इसकी जगह Y ही लिखना पड़ेगा, या इसकी जगह X लिखना पड़ेगा, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। XYZ यहाँ पर XY कहीं बार भी अरेंज कर सकता हूँ, चाहे यहाँ पर Y लिख दूँ, यहाँ X लिख दूँ, यहाँ Y लिख दूँ, चाहे यहाँ X लिख दूँ, Y लिख दूँ, Y लिख दूँ, यहाँ X लिख दूँ, Y लिख दूँ, इट डजेंट मीन। लेकिन मसला ये है कि Z हमें यहाँ पर नहीं लिखना है। Z लिखेंगे तो रेंज बराबर आ जाएगी को डोमेन के, और ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम देखते हैं सेकंड वाला पार्ट। अब सेकंड वाले में उन्होंने कह दिया कि ये ऑन टू फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ऑन टू। तो ये हो गया पहले वाले का आंसर, ठीक है। नंबर 2 ऑन टू फंक्शन है। अब ये फंक्शन G कह रहा है, G फंक्शन है फ्रॉम R टू P, फ्रॉम R टू P, और ये कौन सा है, ऑन टू। तो G हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑन टू क्या होता है, जिसमें रेंज इक्वल हो जाए, ठीक है। R ये रहा, P ये रहा, तो ये हो जाएगा मेरे पास PA QB RC और SA, ठीक है जी। ये हो गया मेरे पास ऑन टू फंक्शन आंसर। सही है, कोई मसला, इजी है बहुत, ठीक है। नंबर थर्ड में कह रहे हैं अ फंक्शन H फ्रॉम P टू R। अब ये फंक्शन है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, जिसमें जो वैल्यू होती है रेंज की वो रिपीट ना हो, जिसमें रेंज की जो वैल्यू होती है वो रिपीट ना हो। जैसे ये है ना, ये इंजेक्टिव नहीं कह सकते इसको क्योंकि रिपीट हो रही है, ठीक है। ये है A, यहाँ पर भी A, तो ये रिपीट हो रही है, ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो इंजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें रेंज की वैल्यू रिपीट ना हो। तो हम लिखेंगे H इज इक्वल्स टू P टू R है। P कौन सा है, ये रहा, R कौन सा है, ये रहा, ठीक है। तो A हमारे पास आ जाएगा AP, ठीक है, BQ और CR, ठीक है। ये हमारे पास आ गया आपका फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, समझ आ गया। नंबर 4 और लास्ट, इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, हमारे पास एक फंक्शन है जो कि K फंक्शन है। फंक्शन का नाम K रखा हुआ है, फ्रॉम Q टू P। अब ये कह रहे हैं कि ये बाइजेक्टिव है, मतलब आ सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो K इज इक्वल्स टू, Q क्या है, ये रहा हमारे पास XYZ, और P क्या है, ये रहा ABC। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं X के साथ A बना दिया हमने, ठीक है, Y के साथ B बना दिया, और Z के साथ C बना दिया। तो ये मेरे पास आ गया बाइजेक्टिव फंक्शन, ये हो गया हमारे पास आंसर। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 17 है मैट्रिक क्लास की मैथ्स का, वो होता है ख़त्म।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।